यस, वी आर लाइव नाउ स्टूडेंट्स। आज हम लोग बी फार्म बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट सेम का आईपीसी यानी फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 60 नोट्स पढ़ेंगे, जो कि हमारे एकेटी यूनिवर्सिटी के सेक्शन ए में पूछे जाने वाले क्वेश्चन का कंटेंट है। तो ये सेक्शन ए में ये क्वेश्चन आ सकते हैं और ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। इसमें ये है कि हम लोग केवल 60 नोट्स कैटेगरी के क्वेश्चंस पढ़ेंगे और ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें हमारे पास 25 क्वेश्चन की सीरीज है, जिनको हम 2 वीडियो में करीब एक में 12 और एक में 13 करके पढ़ेंगे। इन वीडियोस का जो मकसद है वो हमको सेक्शन ए के क्वेश्चन कैसे हम लोग अच्छे से टैकल आउट करें, कैसे से उनको अच्छे से कर सकें इफेक्टिवली, उस पर आधारित है। बाकी डिटेल्स के इन पर आधारित जो डिटेल्स क्वेश्चन हैं, बड़े क्वेश्चन यानी 7 मार्क्स और 10 मार्क्स, इसको हम लोग अपने क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोगों का मोस्ट ऑफ द फोकस रहेगा 60 आंसर टाइप के क्वेश्चन पर, और वो जो 60 आंसर टाइप के क्वेश्चन होंगे वो सेक्शन ए के होंगे और बेसिकली 2 मार्क्स के कैसे क्वेश्चन हमको करने हैं एग्जाम में, उस पर आधारित है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन बफर सॉल्यूशन एंड इट्स टाइप। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बफर सॉल्यूशन क्या होता है और इसके टाइप। तो बफर सॉल्यूशन का को इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए ये कोई एक सॉल्यूशन भरा हुआ है और ऐसा बफर सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें अगर हम थोड़ी सी मात्रा यानी स्मॉल अमाउंट में अगर हम लोग एसिड मिलाएं या स्मॉल अमाउंट में हम लोग बेस मिलाएं, तो इसका पीएच जो है वो कांस्टेंट हो। पीएच अगर हमारा कांस्टेंट होता है तो ऐसा सॉल्यूशन हम लोगों को बफर सॉल्यूशन कहलाता है। कैसा सॉल्यूशन? बफर सॉल्यूशन। क्लियर है? तो व्हाट इज बफर सॉल्यूशन? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अगर यदि हम स्मॉल अमाउंट में यानी अल्प मात्रा में एसिड मिलाएं या स्मॉल अमाउंट में बेस मिलाएं, तो उसका पीएच अगर कांस्टेंट रहे, उस सॉल्यूशन का पीएच अगर कांस्टेंट रहता है, तो ऐसा सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन कहलाता है। मींस कि बच्चे इसमें मेन पॉइंट यही है कि अगर हम किसी भी सॉल्यूशन में स्मॉल अमाउंट एसिड का मिलाएं या स्मॉल अमाउंट हम लोग बेस का मिलाएं और उसका पीएच चेंज ना हो, पीएच कांस्टेंट रहे उस सॉल्यूशन का, तो ऐसा सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन कहलाता है। तो अब एक चीज इसमें एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल बच्चे, ब्लड एक प्रकार का बफर सॉल्यूशन है। ब्लड एक प्रकार का कैसा सॉल्यूशन है, कोई पूछता है तो बफर सॉल्यूशन है। और ब्लड का पीएच जो होता है स्टूडेंट्स, उस ब्लड का पीएच होता है 7.4, और इसको अगर हम लोग देखेंगे तो स्लाइटली बेसिक नेचर में होता है। क्लियर है? तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ब्लड एक प्रकार का कैसा सॉल्यूशन है? बफर सॉल्यूशन है, और इसका पीएच 7.4 होता है। मींस ये बेसिक नेचर में होता है। अगर हम चाहे एसिडिक चीजें खाएं चाहे बेसिक चीजें खाएं, हमारे ब्लड का पीएच जो होता है वो कांस्टेंट ही रहता है, निश्चित ही रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम लोग, ये तो अभी हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ा, अब इसको थ्योरी में क्या लिखा है उसको पढ़ लेते हैं एक बार। तो थ्योरी में पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स थोड़ा सा स्लाइड हम ऊपर कर लें, इसकी स्लाइड थोड़ा सा सही से ऊपर कर लें ताकि अच्छे से हम लोग इसको पढ़ा सकें। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, तो क्लियर है? तो बफर सॉल्यूशन को सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन होता है? सॉल्यूशन हुज पीएच रिमेन कांस्टेंट
on addition of small amount of acid or small amount of base is called buffer solution। यहाँ पर जो हमको अंडरलाइन करना है वो pH रिमेन कांस्टेंट कब, ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस। क्लियर है? यानी ऐसा सॉल्यूशन हुज पीएच रिमेन कांस्टेंट, ऐसा सॉल्यूशन जिसका पीएच कांस्टेंट रहता है ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस, थोड़ी सी मात्रा चाहे एसिड की मिला दें चाहे बेस की मिला दें, इट इज कॉल्ड बफर सॉल्यूशन। आगे देखें एग्जांपल बफर सॉल्यूशन का स्टूडेंट्स। तो ब्लड इज अ टाइप ऑफ बफर सॉल्यूशन, ब्लड एक प्रकार का बफर सॉल्यूशन है। whose pH is 7.4, जिसका pH 7.4 होता है। 7.4 का मतलब स्लाइटली बेसिक होता है। एंड इट रिमेन कांस्टेंट, और यह pH कांस्टेंट रहेगा आइदर वी ईट एसिड और बेस, चाहे हम एसिडिक चीज खा लें या बेसिक चीज खा लें, इसका pH कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो इस तरह से हमने एक क्वेश्चन खत्म कर लिया, क्या, बफर सॉल्यूशन। क्लियर है बच्चे? तो अब जब पहला खत्म कर लिया है क्वेश्चन, तो हम लोग अब दूसरा पढ़ेंगे। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके विषय में हम लोग जानते हैं कौन सा क्वेश्चन है, और ये अपने यहाँ खूब आता भी है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारे सामने, व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ ORS। ORS का कंपोजिशन, और ये आता है अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO के हिसाब से इसका कंपोजिशन देना है। पहले एक्सप्लेन करना है कि ORS क्या होता है, और फिर WHO के हिसाब से इसको एक्सप्लेन देना है। स्टूडेंट्स अगेन दीज आर शॉर्ट आंसर्स, सो वी एक्सप्लेन इट फॉर 2 मार्क्स। ORS का क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉल पाउडर है। ORS स्टैंड्स फॉर, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट सॉल्यूशन। तो ORS का फुल फॉर्म पहले हम लोग समझ लें, तो इसका फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट सॉल्यूशन। क्लियर है? इट इज ग्लूकोज बेस्ड साल्ट, ये ग्लूकोज पर आधारित साल्ट है। ग्लूकोज बेस्ड साल्ट सॉल्यूशन व्हिच इज यूज्ड टू प्रिवेंट और ट्रीट माइल्ड और मॉडरेट फ्लूइड लॉस। ठीक है, मतलब अगर माइल्ड माने धीमा, हल्का, या मॉडरेट यदि हल्का, फ्लूड लॉस माने अगर फ्लूड का मतलब होता है यहाँ पर अगर वाटर लॉस हो गया है किसी कारण से, तो 5 से 10% ORS के द्वारा वाटर को हम लोग फिर बॉडी में एंटर करा सकते हैं, रिहाइड्रेशन करा सकते हैं। डिहाइड्रेशन माने वाटर निकलना, डिहाइड्रेशन मींस वाटर निकलना। और अगर रिहाइड्रेशन कहीं लिखना है, इसका डी माने निकलना होता है, निकलना, और हाइड्रेशन माने वाटर। तो डिहाइड्रेशन माने वाटर निकलना, और कहीं अगर शब्द है रिहाइड्रेशन, रिहाइड्रेशन तो रिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर पुनः बॉडी में कलेक्ट होना, वाटर इकट्ठा होना, इकट्ठा यानी कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। क्लियर है? तो बॉडी में वाटर फिर से रिस्टोर करना रिहाइड्रेशन कहलाता है। क्लियर है बच्चे? इसको क्लियर कर देते हैं। तो व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ ORS? ORS पहले तो समझ ले एक इलेक्ट्रॉल पाउडर है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है O से ओरल, R से रिहाइड्रेशन, S फॉर सॉल्ट, और इसका वो सॉल्यूशन होता है। ये कौन किसके आधारित सॉल्यूशन है? तो इट इज ग्लूकोज बेस्ड सॉल्ट सॉल्यूशन व्हिच इज यूज्ड टू प्रिवेंट और ट्रीट माइल्ड और मॉडरेट फ्लूइड लॉस। अगर बॉडी में 5 से 10% फ्लूइड वाटर किसी कारण से, चाहे पसीने की वजह से चाहे वोमिटिंग की वजह से निकल गया है, तो 5 से 10% वाटर फिर कलेक्ट करने के लिए बॉडी में हम ORS इलेक्ट्रॉल पाउडर का यूज कर सकते हैं। नोट द डिहाइड्रेशन और लेस
लेस ऑफ फ्लूइड रिजल्ट, अगर बॉडी में डिहाइड्रेशन हुआ है या फ्लूइड यानी वाटर कम हुआ है, किस कारण से, फ्रॉम डायरिया। डायरिया में क्या होता है, वोमिटिंग और लूज मोशन होता है, ठीक है। और व्हेन फूड एंड लिक्विड इनटेक हैव बीन स्टॉप्ड फॉर सम टाइम, या फिर डायरिया की वजह से, डायरिया में क्या होता है, वोमिटिंग होती है और लूज मोशन होते हैं, इसकी वजह से वाटर का लॉस हो जाए, वाटर निकल जाए, या फिर कोई पेशेंट फूड और लिक्विड ना ले पा रहा हो, तुरंत वोमिटिंग हो जाए, उस केस में हम लोग ओआरएस घोल देते हैं। ओआरएस जनरली आप अगर घर में अगर समझें तो ओआरएस का मतलब होता है सॉल्ट और शुगर का सॉल्यूशन, सॉल्ट और शुगर का सॉल्यूशन, और इसमें सॉल्यूशन रहेगा तो फिर क्या रहेगा, वाटर, यानी नमक और शक्कर का सॉल्यूशन जो होगा वो भी ओआरएस की तरह काम करता है। स्टूडेंट्स, इसमें WHO के हिसाब से आपसे पूछता है कंपोजिशन ऑफ ओआरएस, किसके हिसाब से, WHO के हिसाब से पूछता है कंपोजिशन ऑफ ओआरएस, ठीक है। तो वो चीज आपको याद करनी पड़ेगी। स्क्रीन पर सारी चीजें शो हो रही हैं, इसको हमने डिटेल में पढ़ा भी दिया था क्लास में, क्योंकि यहाँ पर केवल न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो उसको आप जो है एक बार मेमोराइज करेंगे, तब इसको एक्सप्लेन किया जाएगा, तो ये वैल्यूज आप एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट हम लोग थर्ड क्वेश्चन पर चल रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है अपने यहाँ, स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन पर आ जाते हैं एक बार, तब फिर बात करते हैं हम लोग, स्लाइड को हम लोग सही से लगा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन डेंटिफ्राइसिस एंड एंटी कैरी एजेंट। स्टूडेंट, दोनों क्वेश्चन जो लिए गए हैं वो डेंटल प्रोडक्ट चैप्टर से लिए गए हैं, डेंटल प्रोडक्ट, ठीक है। और ये यूनिट सेकंड के शॉर्ट आंसर है, यूनिट सेकंड का, ठीक है। तो समझ ले डेंटिफ्राइसिस क्या कहते हैं, डेंटिफ्राइसिस को डिफाइन करना है। चलिए क्लीन कर देते हैं, डेंटिफ्राइसिस क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डेंटिफ्राइसिस क्या है, समझिए ये वाला जो है ये इसका रिजल्ट है, इसको बाद में बताएंगे, पहले समझें। The substance which can prevent the formation of cavity in teeth are called dentifrices, ठीक है। जनरली इसको बच्चे कहते हैं एंटी कैरी एजेंट, लेकिन ये लास्ट में आता है बिल्कुल। ये कब होता है, ये कंडीशन कब होती है, ये लास्ट में होती है। मेनली डेंटिफ्राइसेस का वर्क ये लिखा हुआ है, अ डेंटिफ्राइसेस इज यूज्ड टू मेंटेन गुड ओरल हाइजीन। डेंटिफ्राइसेस का यूज क्यों करते हैं, अच्छी माउथ की सफाई के लिए, गुड ओरल हाइजीन, हाइजीन मीन्स होता है सफाई, स्वच्छता, ठीक है। तो अ डेंटिफ्राइसिस इज यूज्ड, एक डेंटिफ्राइसिस का उपयोग किया जाता है टू मेंटेन गुड ओरल हाइजीन, मतलब अच्छी, मेन पॉइंट ये आपको याद रखना है, मेंटेन गुड ओरल हाइजीन। डेंटिफ्राइसिस क्या करता है, मेंटेन गुड ओरल हाइजीन, मतलब मुंह की अच्छी तरह से सफाई करता है, ठीक है। डेंटिफ्राइसिस में भी टू टाइप्स, डेंटिफ्राइसिस टू टाइप्स के होते हैं, डेंटिफ्राइसिस में भी टू टाइप्स यहाँ पर आप बढ़ा सकते हैं, टूथ पेस्ट एंड टूथ पाउडर। जो पेस्ट करते हैं आप, जो पाउडर यूज होता है जैसे लाल मंजन वगैरह, वो किसके एग्जाम्पल है, डेंटिफ्राइसिस के। एक पॉइंट इसमें और बढ़ा सकते हैं आप, दीज डेंटिफ्राइसिस आर यूज्ड विद द हेल्प ऑफ डेंटिफ्राइसिस phrases are used with the help of tooth ब्रश। डेंटिफ्राइसिस का यूज बच्चे कैसे करते हैं, टूथ ब्रश की सहायता से। एग्जाम्पल डेंटिफ्राइसिस के हमने अभी बताया, टू टाइप्स के हो सकते हैं, टूथपेस्ट और टूथ पाउडर। तो ये इसको अगर ऐसे समझ लें, डेंटिफ्राइसिस क्या होता है, हमारा रोज डेली जो हम लोग ब्रश करते हैं यानी पेस्ट करते हैं, वो क्या कहलाता है, टूथ डेंटिफ्राइसिस। क्यों पेस्ट करते हैं हम लोग, पेस्ट क्यों करते हैं, टूथपेस्ट या टूथ पाउडर क्यों यूज करते हैं, क्यों करते हैं, मतलब कि हमारे मुंह की सफाई हो सके, यानी गुड, किसके लिए,
टू मेंटेन गुड ओरल हाइजीन। ठीक है, मतलब अच्छी तरीके से हम माउथ की सफाई कर सकें, इसी के लिए क्या किसका यूज होता है, डेंटिफ्राइसिस। अगर डेंटिफ्राइसिस का यूज हम लोग नहीं करेंगे तो कैविटी लग जाएगी, इसीलिए इसका एकदम एक्सट्रीम कंडीशन ये होती है, द सब्सटेंस व्हिच कैन प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ कैविटी इन टीथ इज कॉल्ड एंटी कैरी एजेंट। और यहां पर ये कौन सा सब्सटेंस कैविटी को रोक रहा है, डेंटिफ्राइसिस। ठीक है, तो डेंटिफ्राइसिस मोस्टली क्या करता है, कैविटी को भी रोकता है, माउथ की गुड ओरल हाइजीन मेंटेन करता है। या दो प्रकार का होता है, टूथपेस्ट और टूथ पाउडर। और डेंटिफ्राइसिस को किसकी हेल्प से यूज करते हैं, तो डेंटिफ्राइसिस आर यूज्ड विद द हेल्प ऑफ टूथ ब्रश। क्लियर। तो यहां तक हमने तीसरे क्वेश्चन का हाफ पार्ट पढ़ लिया है। अब स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो सकता है, अपने यहाँ का शॉर्ट आंसर आ सकता है, इसको एक बार पढ़ेंगे हम लोग। मेन जो है, अब डेफिनेशन एंटी कैरी एजेंट अगर आ जाता है एग्जाम में तो हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए क्वेश्चन आ जा रहा है, अगर आता है एंटी कैरी एजेंट, तो एंटी माने अगेंस्ट, कैरी माने कैविटी के, और कैविटी कैविटी किसकी वजह से होती है दांतों में, वायरस, जनरली बैक्टीरिया की वजह से ना, दांतों में कैविटी जनरली बैक्टीरिया की वजह से लगती है। ठीक है, क्यों लगती है, क्योंकि देखिए अगर हम लोग भोजन कर रहे हैं शाम के समय और भोजन करने के बाद माउथ की अच्छी तरह से सफाई नहीं कर रहे हैं, तो रात में कुछ लोग माउथ को खोल के सोते हैं, मुंह खुला रह जाता है उनका, जिससे कि बैक्टीरिया जो है वो उनके दांतों में आके लग जाता है। और बैक्टीरिया के लगने की वजह से बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया आएगा, उसके बाद बैक्टीरिया अपनी यहाँ कॉलोनी बना लेगा, कॉलोनी मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाएगी, और जिसकी वजह से वो जो इनेमल होता है व्हाइट कलर का, वो इनेमल क्या हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। और नष्ट हो जाएगा तो दांतों में जो व्हाइट कलर का होता है वो दांत को का वो इनेमल नष्ट होने की वजह से उसमें कुछ छेद हो जाएगा, और वही पोर जो होगा, पोर पोर जो हो जाएगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, दांतों में खाली जगह को ही कैविटी कहेंगे। पक्का, तो समझ गए। कैविटी एक बार फिर से बता दें, अगर कोई मुंह की अच्छे से सफाई नहीं करता है तो उसमें बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से बैक्टीरिया फिर कुछ दिन बाद अपनी संख्या को बढ़ाएगा, तो जो ये बैक्टीरिया होगी वो इनेमल को नष्ट कर देगा, और जो इनेमल होगा, इनेमल के नष्ट होने की वजह से दांतों में कुछ खाली जगह बन जाएगी, जिसको कैविटी कहते हैं हम लोग। अब उस कैविटी को दूर करने के लिए हमारे पास क्या है, एंटी कैरी एजेंट। कैरी माने यहाँ पर कैरी लगना, यानी कोई बैक्टीरिया का बैक्टीरिया लग जाना ना, जिसको कहते हैं गांव की भाषा में कैरी लग गई है, कीड़ा लग गया है। द सब्सटेंस व्हिच कैन प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ कैविटी, द सब्सटेंस व्हिच कैन prevent the formation of cavity, prevent the formation of cavity in teeth are called anti-carie agent। तो ये शब्द याद रखना है, एंटी कैरी एजेंट में द सब्सटेंस व्हिच, इतना तो कॉमन है, व्हिच कैन प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ कैविटी इन टीथ, इतना याद रखना चाहिए इसमें, आर कॉल्ड एंटी कैरी एजेंट। इसके एग्जाम्पल क्या है एंटी कैरी एजेंट की तरह, कौन कौन सा इनऑर्गेनिक कंपाउंड काम करेगा, तो सोडियम का फ्लोराइड काम करेगा, और स्टेनस का फ्लोराइड काम करेगा। जो भी फ्लोराइड्स कंटेनिंग कंपाउंड है, चाहे सोडियम का हो चाहे स्टेनस का हो, वो सारे एंटी कैरी एजेंट की तरह काम करेंगे। इन दिस डिजीज, इस डिजीज में क्या होता है, टूथ डिके, टूथ माने दांत, डिके माने नष्ट हो जाते हैं, डीकैल्सिफिकेशन ऑफ टूथ, दांतों में कैल्शियम की कमी हो जाती है, एलॉन्ग विद फाउल यानी बैड माउथ ऑर्डर कम्स, और माउथ में अजीब सी बैड बने बुरी अनप्लीजेंट स्मेल आने लगती है। अनप्लीजेंट स्मेल क्यों आती है, क्योंकि
माउथ में बैक्टीरिया की संख्या बढ़ी है, जिससे बैक्टीरिया जो फूड होगा माउथ में लगा है उसको खाएगी और वो अपना वेस्ट प्रोडक्ट निकालेगी, और उसी को वेस्ट प्रोडक्ट निकालने की वजह से ही, बैक्टीरिया के वेस्ट प्रोडक्ट की वजह से ही माउथ से बैड ऑर्डर आता है। बैड ऑर्डर, बैड ऑर्डर आता है। बैड ऑर्डर का आने का क्या मतलब कि महक, खराब महक, स्मेल क्यों आएगी मुंह से? क्योंकि वो बैक्टीरिया अपना वेस्ट प्रोडक्ट उसी माउथ में निकालती है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? यहां तक हो गए 5 क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी बच्चे, 3 क्वेश्चंस हो चुके हैं, चौथा हमारे स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ ले। व्हाट आर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट विद सुटेबल एग्जांपल, एक्सप्लेन विद, फिर से क्वेश्चन सुनिए। व्हाट आर द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट क्या है? गिव सुटेबल एग्जांपल, और सुटेबल एग्जांपल दीजिए। इसको हम लोग लॉन्ग आंसर में भी पढ़ चुके हैं बच्चे, फिर भी हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट, गैस्ट्रो माने होता है यहाँ पर स्टमक, और इंटेस्टाइनल माने होता है इंटेस्टाइनल माने होता है इंटेस्टाइन। तो 10 मतलब जो सब्सटेंस स्टमक, स्टमक, जो सब्सटेंस स्टमक और इंटेस्टाइन में होने वाली बीमारियों को ट्रीट करते हैं, जो सब्सटेंस स्टमक और इंटेस्टाइन में होने वाली बीमारियों के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं, वह गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट कहलाते हैं। द एजेंट विच आर यूज टू ट्रीट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर आर कॉल्ड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट। मतलब द एजेंट माने कोई सब्सटेंस होगा, कोई पदार्थ होगा, इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, मोस्टली कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। द एजेंट विच आर यूज टू ट्रीट माने ट्रीट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। गैस्ट्रो माने फिर हम बता रहे हैं स्टमक वाली बात है, इंटेस्टाइनल माने इंटेस्टाइन वाले पार्ट की बात है, डिसऑर्डर माने कोई बीमारियां हो जाए, मतलब कि जैसे गैस्ट्रिक पार्ट यानी स्टमक और इंटेस्टाइन जैसे रोज नॉर्मली वर्क करता है उस तरह वर्क ना करे। तो द एजेंट विच आर यूज टू ट्रीट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर आर कॉल्ड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट। मतलब जो स्टमक और इंटेस्टाइन में होने वाली बीमारियों के ट्रीटमेंट में जो पदार्थ यूज होते हैं, फिर से सुनिए, जो पदार्थ स्टमक और इंटेस्टाइन में होने वाली बीमारियों के उपचार में यूज होते हैं, ट्रीटमेंट में यूज होते हैं, उन्हें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट कहते हैं। एग्जाम्पल है क्लासिफिकेशन ऑफ, एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे हैं, पहले क्लासिफिकेशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट कर लें। तो इसको मोस्टली 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, 4 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। एसिडिफाइंग एजेंट, इसका एग्जाम्पल है बच्चे डाइल्यूट HCl और NH4Cl। ठीक है, एंटा एसिड, एंटा एसिड के एग्जाम्पल हैं जितने भी बेस हैं NaHCO3, MgOH का होल ट्वाइस, प्रोटेक्टिव एंड एडजॉर्बेंट। तीसरा इसका क्लासिफिकेशन है, इसमें बिस्मथ कंटेनिंग कंपाउंड आते हैं, बिस्मथ के सारे कंपाउंड, और सैलाइन कैथरेटिक्स। तो ये हो गए 4 क्लासिफिकेशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट। पहला है एसिडिफाइंग एजेंट, दूसरा है एंटा एसिड, तीसरा है प्रोटेक्टिव एंड एडजॉर्बेंट, और चौथा है सैलाइन कैथरेटिक्स। क्लियर है यहां तक बच्चे? अगला है नेक्स्ट ड्रग की कैटेगरी है, नेक्स्ट कंपाउंड हमको जो पढ़ना है
चैप्टर 3 का ही एक और 60 नोट्स अपने यहाँ आ जाता है, बहुत पूछा जाता है इससे, चाहे इसका लॉन्ग मिले और चाहे शॉर्ट। इसको चाहे सेक्शन ए में 2 नंबर में पूछा जाए, या सेक्शन बी में 10 नंबर में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए, या सेक्शन सी में 7 नंबर से संबंधित पूछा जाए, ये कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलेगा। राइट, 60 नोट्स ऑन एंटा एसिड। एंटा, आपने एंटी सुना होगा, ये एंटा एसिड है। एंटा एसिड क्यों लिखते हैं, इसकी स्पेलिंग को भी ध्यान देना, एंटासिड यही स्पेलिंग होती है। इसका कारण है कि एंटा और एसिड, तो जब केमिस्ट्री में 2 स्वर बार बार आ जाते हैं तो पहले वाले को काट दिया जाता है, तो इसको एंट एसिड भी कहते हैं ना, एंटा एसिड कहते हैं और लिखते हैं एंट एसिड। कारण यह है कि 2 बार ए 2 बार स्वर साथ साथ आ गए हैं। अब समझिए कब इसका यूज करते हैं, तो मान लीजिए किसी कोई व्यक्ति है और उसने बहुत एसिडिक चीज खा लिया, चाउमीन चटनी जो भी हुआ, कुछ भी चीजें खा लिया। अब जब खाएगा तो क्या होगा, उसके पेट में, स्टमक में एसिडिटी, स्टमक एसिडिक होता है, लेकिन इसकी एसिडिटी और बढ़ जाएगी, एसिडिटी बढ़ जाएगी, एसिडिटी बढ़ जाएगी तो एब्डोमिनल पेन होगा। ठीक है, तो इसकी एसिडिटी को ठीक करने के लिए ये क्या पिएगा, इनो वगैरह पिएगा। और इनो क्या है, एक प्रकार का यही एंटासिड है। तो एंटासिड क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जो कि पेट में बढ़ी हुई एसिडिटी को ऑप्टिमाइज कर देता है, जितना पहले हो, या नॉर्मलाइज कर देती है, या न्यूट्रलाइज कर देती है। चाहे कहो ऑप्टिमाइज, चाहे कहो नॉर्मलाइज, चाहे कहो न्यूट्रलाइज, तीनों ही सिनोनिम्स है। एक्स्ट्रा एसिडिटी को, ऐसे पदार्थ जो स्टमक में एक्स्ट्रा एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, वो एंटा एसिड कहलाते हैं। द सब्सटेंस व्हिच न्यूट्रलाइज द एबनॉर्मल, यानी नॉर्मल कंडीशन में जितनी होती है उससे ज्यादा या एक्सेसिव यानी बढ़ी हुई, एक्स्ट्रा। द सब्सटेंस व्हिच न्यूट्रलाइज एबनॉर्मल और एक्सेसिव, एबनॉर्मल यानी नॉर्मल से ज्यादा, और एक्सेसिव माने एक्स्ट्रा एसिडिटी इन स्टमक आर कॉल्ड एंटासिड। ऐसे पदार्थ जो स्टमक में एबनॉर्मल एसिडिटी है या एक्स्ट्रा एसिडिटी है, उसको क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उन्हें एंटा एसिड कहते हैं। फिर से समझिए, ऐसे पदार्थ जो स्टमक में एबनॉर्मल या एक्स्ट्रा, एक्सेसिव यानी एक्स्ट्रा एसिडिटी है, उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, उन्हें हम लोग एंटा एसिड कहते हैं। जनरली ये बेसिक या एल्कलाइन नेचर में होते हैं। एंटा एसिड आर बेसिकली एल्कलाइन इन नेचर। एग्जाम्पल है सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट। इसमें ये वाटर सोल्यूबल एंटा एसिड है, इसीलिए इसको कहते हैं सिस्टेमिक एंटा एसिड। और ये है वाटर इनसोल्यूबल, और बाकी एंटा एसिड वाटर इनसोल्यूबल है तो नॉन सिस्टेमिक एंटा एसिड कहलाएंगे। कैल्शियम कार्बोनेट फास्टेस्ट एक्टिंग एंटासिड है। क्लियर। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक, क्योंकि हम वीडियो ये बड़ा हो रहा है इसलिए हमने इसमें केवल 5 शॉर्ट आंसर का डिस्कशन किया है। धीरे धीरे इसी सीरीज में हम लोग अपने पूरे 25 शॉर्ट आंसर को कवर करेंगे। तब तक के लिए हम लोग इतने को ही पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मीट यू सून विद न्यू short answer, that is begin to question number 6. Thank you class.